मैं आप सबसे ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ ये कहना चाहूँगा कि आज की हमारी स्पीकर नीरू जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर बोलने जा रही हैं और उनको सुनकर के आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। तो चूँकि समय काफ़ी निकल चुका है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हुआ मैं नीरू जी के इंट्रोडक्शन के लिए, वेलकम के लिए रोटेरियन किरण ग्रेवाल को आमंत्रित करता हूँ। रोटेरियन किरण ग्रेवाल, डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट पीआर एंड मीडिया, रोटरी क्लब पुणे रिवरसाइड। ओवर टू किरण। Thank you, Colonel. Good morning, everybody. It's a pleasure to be able to introduce someone who's very special and very close to my heart. Neeru ji, who is a Rotarian, is amongst the most amazing combinations of what is beauty and brains. She's a multi-talented personality and a great philanthropist. She's a founder member of Patanjali Yoga, certified yoga trained teacher who she's been taught by Swami Ramdev ji. She loves to paint, fashion design, landscaping, and event management. And I have to say, personally, she's a brilliant host. As an artist, she has over 50 thought-provoking oil paintings to her name. Neeruji was born in Kanpur, but spent her childhood in the beautiful surroundings of Nainital. After graduation, she's been actively involved in her family business for over the last 27 years. They make shock absorbers of different types and applications in DuraShocks Private Limited. In her capacity as director at DuraShocks, she has introduced Kaizen, 5S, Kanban system, and SAP, which ultimately resulted in bringing efficiency and profitability of the company. Very dynamic lady. Following her true spirit of Rotary and philosophy of giving is living, currently Neeruji is spearheading 5 big riverside projects as the director service projects and is supporting it financially herself as well as through a lot of her contacts. I have to say I am very privileged to be able to introduce such a beautiful person, and today's topic also is something which is very close to her heart and something that she truly believes in and I think lives by. So we are very lucky today to be able to hear her speak. I think we can now move on, and Neeru auntie, you can take over. Thank you, Kiran, for such lovely introduction. आज के दिन के लिए मैं कर्नल मिश्रा को भी थैंक्स कहना चाहूँगी। एक तो उन्होंने मेरे को एनकरेज किया आज के प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू कर्नल मिश्रा। और दूसरी बात मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ संजीवनी प्रोग्राम शुरू करने के लिए, जो कि हमारा इस साल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और जहाँ इतने सारे बच्चे और स्टूडेंट और टीचर्स आते हैं और रेगुलर बेसिस पे हम उनसे जुड़ पाए हैं, जैसे कि हम हैप्पी स्कूल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारी तरफ से जो एफर्ट है वो इस पूरे हैप्पी स्कूल के पूरी एक पिक्चर को कंप्लीट कर देता है, क्योंकि हम हर महीने जुड़ के उनको कुछ गाइडलाइन दे पाते हैं। तो आज के दिन ये मौका मेरे को मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं टीचर्स को नमन करना चाहती हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार, और ये भी कहना चाहती हूँ कि आज की जो टॉक होगी, मैं हर बच्चे से चाहती हूँ कि वो उसका फीडबैक जरूर दे और वो ध्यान से सुनेंगे तो जरूर दे पाएंगे, क्योंकि ये इतना सरल और आसान सब्जेक्ट है जिसमें उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। रोटरी में हम आए ही इसलिए है, रोटेरियंस जो है वो इसलिए आए हैं कि वो कुछ समाज सेवा कर सके, कुछ समाज के हर हिस्से को टच कर सके। तो आज का टॉपिक भी इसी तरह की कोशिश है एक, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। कर्नल मिश्रा, होस्ट बनाना पड़ेगा मुझको। ओके, इमीडिएट मैम, 1 मिनट। Just give me 1 minute.
I forgot that. Till the time I make you can speak, Niruji. You can speak spontaneously. I'm making you. ये मैं स्लाइड से शुरू करना चाह रही थी। Anyway. मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे और जितने भी ऑडियंस हैं वो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और आंख बंद करके सुने कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब तक मैं अपने ये स्लाइड्स शुरू करती हूँ तब तक हम ये एक अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। आंख बंद करिए और सुनिए। इस संसार में हम मनुष्य का जन्म पाकर धन्य हुए हैं। सौभाग्य से अनमोल सुंदर शरीर मिला। ऐसे परिवार में हम पैदा हुए जहां बड़े लाड़ प्यार से माँ बाप ने बड़ा किया। न जाने कितने विद्वानों की बड़ी मेहनत से लिखी हुई पुस्तकों को पढ़कर हमें विद्या मिली। ये घर, ये खाना, ये पानी, कपड़े, यानी कि छोटी से छोटी चीज के पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत है, रिसर्च है, न जाने कितने लोगों का कर्जा है हम पर। अगर बारीकी से देखें तो अपने जीवन के हर पल के लिए हम समाज के कर्जदार हैं। अब जरा सोचिए, जिस समाज की छाया में हम ये जीवन बिता रहे हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम उस समाज में थोड़ी बहुत खुशियां बांटने के काबिल बने? पर हम भला क्या खुशियां बांटेंगे अगर हम खुद ही दुखी हैं? इंसान वही तो बांटता है जो उसके पास होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम संसार में दुख और विकार बांट बांट कर ही ये सुंदर जीवन बिता देंगे? क्या हर एक से दुख और चिंता की चर्चा में ही जीवन बिताएंगे? क्या हमारी जिंदगी इसी काम में गुजर जाएगी कि हम कुछ बुराइयां करते रहें, कुछ दुख की बातें करते रहें? नहीं, हमारा अमूल्य जीवन दूसरों को दुखी करने के लिए नहीं है, और उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि हम खुद खुश हो जाएं, सुख से रहने का तरीका ढूंढ लें। और आज हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे कि जिससे कि हम हमेशा खुश रहें। अब हम स्लाइड शो शुरू करते हैं। होस्ट बनाइए कर्नल मिश्रा। हाँ, बना रहे हैं नीरू जी, बस 1 मिनट। हाँ, यस, डन। ठीक है, इसमें से मेरी स्लाइड अनिल मेरे को डिस्टर्ब। इसको थोड़ा ऊपर। यहाँ बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं एक स्लाइड जो सनराइज की है, इवोल्यूशन टुवर्ड्स हायर। अब इवोल्यूशन टुवर्ड्स हायर यानी कि जिंदगी को हम ऐसी जगह कहाँ कैसे ले जाएं कि हमें अपने अंदर एक शांति रहे, अपने अंदर हम एक खुशी महसूस कर पाए। इवोल्यूशन इज नथिंग एल्स बट टू हैव दैट स्टेट ऑफ माइंड। पहले उसको समझने के लिए पहले हम एक दूसरी स्लाइड देखेंगे, वो है दुनिया। ये दुनिया बहुत बड़ी है
और इस दुनिया में हमें ये देखना है कि कैसे हम जिए कि हमें पूरी तसल्ली रहे। जिंदगी जीनी कहाँ कब किसको आती है, जब तक इसे समझो ये तो बीत जाती है, लेकिन हम इसको बीतने नहीं देंगे। हम इसको इस तरह से बिताएंगे कि हमको बहुत आगे जाकर एक तसल्ली हो कि हमने जिंदगी बहुत अच्छे से जी। तो अभी आप देखिए कि इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या लगती है? ये दुनिया में अब आप लोग कहेंगे हवा सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी, सचिन को बुलाइए, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो तो दुनिया में आ ही जाता है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ, यानी कि हम अपने आप को जितना प्यार करते हैं उतना हम जितनी केयर करते हैं उतना हम किसी को नहीं करते। अगर हम किसी दूसरे की भी सेवा कर रहे हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें खुशी देता है, उससे हमें तसल्ली होती है। दूसरी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है नॉलेज। अभी हमारी दुनिया उतनी ही होती है जितनी हमारी नॉलेज होती है। हमारी पिक्चर का और वो नॉलेज उतनी ही हमारी दुनिया बन जाती है। जैसे कुछ लोग अगर एस्ट्रोनॉट्स के बारे में नहीं जानते या उस साइंस के बारे में नहीं जानते, वो हमारे दुनिया में इंक्लूडेड नहीं होता, उस सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं। तो नॉलेज को अगर हम देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एकेडमिक नॉलेज और एक है वैल्यू नॉलेज। अभी एकेडमिक नॉलेज वो होती है जिससे हम कमाई करते हैं, अपना घर चलाते हैं, बहुत सारे कोई मशीन चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई इंजीनियर है, तो वो एकेडमिक नॉलेज में आता है। उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर नहीं छुएंगे। लेकिन वैल्यू नॉलेज, उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, गॉड, कर्म एंड प्रारब्ध। तो ये हम बाद में इसकी व्याख्या करेंगे, इसका विवेचना करेंगे। इसके बाद आता है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके बारे में भी हम बाद में बताएंगे। ये सबको मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट किए बिना कोई भी सक्सेस नहीं पा सकता। इसके अलावा फैक्ट्स ऑफ नेचर। फैक्ट्स ऑफ नेचर क्या है? फैक्ट्स ऑफ नेचर वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा कोई वश नहीं होता। हमारा वश, जैसे सूरज अगर गर्मी दे रहा है और वो बहुत गर्मी हो रही है और हमको धूप में रहना पड़ रहा है, तो हम ऐसा नहीं है कि सूरज, फैक्ट्स ऑफ नेचर को हम गालियां देने लगे। बरसात बहुत हो जाए तो हम छाता लगा लेते हैं, ना कि बरसात को कोसने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो फैक्ट्स ऑफ नेचर जो है उसको जिंदगी में हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, तो वो फैक्ट्स ऑफ नेचर कहलाते हैं। इसके अलावा ड्रीम्स, सपनों के बिना तो कोई जिंदगी होती ही नहीं है। तो सपने जो हैं वो सभी देखते हैं कि मैं क्या करूंगा, आज के दिन मुझे क्या करना है, मुझे अपने आई बाबा के लिए क्या करना है, या मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ। तो सपनों के बिना तो जिंदगी अधूरी है, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। और इन सारी चीजों के बीच में जो जगलरी हम करते हैं वो कहलाती है लाइफ। इस सारी चीजों के बीच में जो जगलरी है वो लाइफ कहलाती है। और लाइफ का सबसे बड़ा हमारा ध्येय होता है हैप्पीनेस। और ये हैप्पीनेस समझने के लिए हमको अपने आप को समझना पड़ेगा, ये हैप्पीनेस क्या है। और उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक स्थिर माइंड लाना होगा। ये स्थिर माइंड, एक स्टेबल माइंड क्या होता है वो जानना होगा। अगर हमारा माइंड इस कोन की तरह है, देखिए इस कोन को हम खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको बहुत सारे सहारे लगेंगे। लेकिन अगर हमारा माइंड ऐसा है, इम्पल्सिव है, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो हम गुस्सा इतना हो जाते हैं कि हमारा सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। जरा सी कोई मुश्किल आ गई तो हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे माइंड की जरूरत, अगर हमारे माइंड ऐसा है तो हम वो खोज नहीं कर पाएंगे जो कि हम करना चाहते हैं आज के अपने इस टॉक में। तो दूसरे तरह का माइंड कैसा हो सकता है? ये माइंड, ये थोड़ा सा स्थिर होता है,
इसमें जल्दी जल्दी आप घबराते नहीं हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम की टेंशन आए तो आप ऐसा नहीं सोचते कि अब मैं क्या करूंगा। आपके जो टीचर्स ने अगर कुछ बोल दिया तो आपको अंदर से गुस्सा नहीं आता, आप सोचते हो थोड़ा बहुत कि अरे क्यों कहा है, क्या इसमें मेरा फायदा है। लेकिन सबसे अच्छा माइंड होता है ये माइंड वो माइंड है जो हमेशा स्थिर रहता है। ये इसके बीच में यानी कि किसी ने कुछ कहा तो रिएक्शन के बीच में हम कुछ टाइम रखते हैं और उसमें हम अपने इंटेलेक्ट से बातचीत करते हैं, क्योंकि वो टाइम जो है वो हमें सोचने की पावर देता है कि हम क्या करें। तो अभी हमें समझना है कि ऐसे माइंड के साथ हम ये समझें कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस, अगर मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ और वहां मेरा ये लेक्चर होता है तो हैप्पीनेस के बारे में मैं पूछती हूँ कि आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारा घर बन जाए तो वो हम हैप्पी हो जाएंगे, अगर हम एग्जाम में फर्स्ट क्लास पास हो जाए तो हैप्पी हो जाएंगे, अगर हमारे पास एक बाइक है, अगर कार आ जाए तो ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हैप्पीनेस दिलाना चाहती हैं या हम सोचते हैं हमें उसमें हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन वो शर्तों के ऊपर है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हमें ऐसी हैप्पीनेस नहीं चाहिए जो शर्तों के ऊपर है, क्योंकि शर्तें तो बढ़ती जाती हैं। आज अगर नीरव मोदी जैसे लोगों को भी देखो तो उनकी भी कुछ इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। बहुत पैसा मिलने के बाद भी वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए ये समझना चाहिए कि हर समय हैप्पी रहना, यानी कि एक सुप्रीम हैप्पीनेस के साथ रहना, ये एक स्किल है और ये स्किल हमें लानी है। और ये स्किल हम कैसे लाएंगे, ये स्किल जो है, ये स्टेट ऑफ माइंड हम कैसे लाएंगे, ये हम एक समझदारी से लाएंगे। समझदारी क्या होती है, ये देखिए, ये एक सीढ़ी है। जब आदमी पैदा होता है तो उसकी डिपेंडेंसी 100% होती है उस बच्चे की। 100% वो रोता ही रोता है, यानी कि वो भूख लगती है तो रोता है, कुछ चुभता है रोता है, किसी भी बात के लिए रोता है। लेकिन वही बच्चा जब 5 साल का बड़ा हो जाता है तो उसकी हैप्पीनेस 25% उसको मिल जाती है, क्योंकि अब वो बता सकता है कि मुझको पानी पीना है, मुझको भूख लगी है, मुझको चॉकलेट खानी है। तो उसकी डिपेंडेंसी समाज के ऊपर कम हो जाती है। फिर उसके बाद उसके एक बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाने लगता है, उसको शायद जॉब भी मिल जाती है, तो अब अपना खर्चा भी खुद करने लगता है। माँ बाबा से कुछ ऐसी नाराजगी नहीं रहती कि हमको मोबाइल नहीं दिलाया, हमको बाइक नहीं दिलाई, वो खुद कमा सकता है, तो उसकी हैप्पीनेस 50% हो जाती है। अब उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब पूरे पूरे घर का वो मालिक होता है, और वो घर का जब मालिक होता है तो उसकी हैप्पीनेस शायद 75% बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसको वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता कि उसको कोई कमी है या कुछ काम करना है। वो अपने आप को सोचता है, उसको काफी फ्रीडम है। लेकिन एक ऐसी स्टेज जहां उसकी हैप्पीनेस 100% हो, ऐसा कभी भी नहीं आता। बुढ़े बुढ़े लोग भी चारपाई पे बैठ के या सोफे पे बैठ के कहते हैं, देखो इस आदमी ने मेरे को ये प्लॉट खरीदने नहीं दिया, इसलिए आज मैं मल्टी मिलेनियर नहीं हूँ। आज इसने ये नहीं मेरे को किया होता टाइम पर तो मैं आज बहुत अमीर होता, आज मैं आराम से लाइफ गुजार रहा होता। यानी कि एक बेचैनी है जो हमको पूरी तरह से खुश नहीं होने देती। तो अब आप पूछेंगे कि पूरी तरह से खुश हो जाएं, इसके लिए हम क्या चीज अपने अंदर लाएं? तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि सुप्रीम हैप्पीनेस पाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल होना जरूरी है, और स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा मनन करना, यानी कि मेडिटेशन करना, और एक ऐसी किताब ढूंढ लेना जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी के तह तक लेकर जाए। ये अगर आप करेंगे, अच्छे लोगों को सत्संग सुनेंगे या कुछ विद्वान लोगों की बातें सुनेंगे, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आप सतगुरु का लेक्चर सुनेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए लाइए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और हम ये देखेंगे कि हमने ये जो स्लाइड पहले दिखाई थी उसमें वैल्यू नॉलेज के अंदर गॉड था। गॉड को हम क्या चाहते हैं, क्या क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग गॉड को मंदिर में ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गॉड कण कण में है, और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मैं तो गॉड पे विश्वास ही नहीं करता। तो मैं ये एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी यहाँ पर, बच्चों को पसंद आएगी, कि मैं और मेरी फ्रेंड ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम पिकनिक पे जाएंगे। अभी पिकनिक पे जाने के लिए हमारे पास एक पहाड़ी थी, बहुत घना जंगल था, वहां हमने जाने का इरादा कर लिया। और उसके बाद हमने अपनी तैयारी की, किट्स पहने, थोड़ा खाने पीने का सामान रखा, थोड़ा अपना फोन रखा अपने साथ, और हम वो उधर जाने लगे, पहाड़ी चढ़ने लगे। 4 बजे के करीब हमने ये अपना सफर शुरू करा, और उसके बाद देखा 5 साढ़े 5 होते होते बादल गरजने लगे, बारिश का मौसम होने लगा। हमको भी डर लगने लगा, घना जंगल था। हमने सोचा चलो वापस चले जाते हैं। दौड़ दौड़ के जाने लगे तो रास्ता भूल गए। अभी रास्ता भूल गए तो थक गए चलते चलते, तो सोचा अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ये जो सफर है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा शांति मिलेगी हमको। तो हम दोनों एक पेड़ के सहारे बैठ गए और अपने खाने की चीज निकालने लगे। लेकिन तभी एक जोर से बिजली कड़की, अंधेरा तो होने ही लगा था, और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और थोड़ी देर बाद मुझको लगा कि ये जो हाथ है ये तो निर्जीव है, ये हाथ में तो कुछ ताकत ही नहीं है। और वो जो मेरी फ्रेंड है वो बोल भी नहीं रही, मैं उसको बार बार पुकार रही हूँ, वो नहीं बोल रही है। तो सांप ने काटा या क्या हुआ, बट शी इज लाइफलेस। तो क्या गया उसके अंदर से कि एक सेकंड पहले जो जो हाथ मेरे को सहारा दे रहा था वो मैंने झट से छोड़ दिया, डर के मारे छोड़ दिया। क्या चीज गई, आप समझो, क्या चीज गई? एक ताकत गई, एक शक्ति गई, एक एनर्जी गई, जिसकी वजह से हम बातचीत करते हैं, चलते फिरते हैं, हमारा दिमाग काम करता है। और इसी एनर्जी को प्राण शक्ति कहा जाता है। और इसी प्राण शक्ति को हम पुराने वेदों के टाइम से इस प्राण शक्ति को ब्रह्मन बोलते हैं, और इस प्राण शक्ति की पूजा करते हैं। और ये प्राण शक्ति हर जगह है, कण कण में है। तो आज के बाद अगर आप गॉड को किसी रूप में देखना चाहते हैं तो वो जानिए कि आपके अपने अंदर वो शक्ति है, वो सुप्रीम पावर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है कर्म। अब हम कर्म को सोचते हैं कि अच्छा कर्म करने के बाद भी हमको तो कुछ फायदा होता नहीं है, अब हम क्या करें, ये तो गलत बात है, बहुत सारे लोग हमारे साथ गलती करते हैं, हम क्यों नहीं उनको बदले में गलत ही दें, हम क्यों नहीं उनसे बदला लें। तो कर्म एक ऐसी चीज है जो कि प्रारब्ध से बंधा हुआ है। यानी कि आपको, इतना बड़ा इंडिया है, आप पूना में ही क्यों पैदा हुए, क्यों आप हम लोगों से जुड़े? प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध वो जगह है जहां आप सांस लेते हैं, और वो रिश्ते हैं जिनसे आप ताल्लुक रखते हैं। यानी कि आप कैसे घर में पैदा हो, कैसे स्कूल में जाए, कैसे लोगों से मिले, हमारा रोटरी के थ्रू आपसे मिलना भी एक प्रारब्ध है। तो ये प्रारब्ध जो होता है इसको हर कोई बदलना चाहता है, हर कोई बदलना चाहता है। अब समझो, अगर आपका प्रारब्ध में कोई ऐसी जगह मिली है जहां आपको 4-6 दिन गंदगी में रहना है, ऐसे रूम में रहना है जो गंदा ही गंदा है, तो आपका मेंटल लेवल क्या होगा? आप अच्छा फील नहीं करेंगे। लेकिन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये मेरा प्रारब्ध है और मैं इसको सुधारूंगा, आप उस कमरे को ठीक ठाक कर देते हैं, तो आपको दूसरे ही क्षण कैसा लगने लगता है? अच्छा लगता है ना? तो यही कर्म और प्रारब्ध का एक नाता है। आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कर्म करने से
अगर कहीं पर आप मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में है या स्कूल में है, कहीं आप काम करते हैं, वहां आपको मॉनिटरी फायदा भले ही ना हो सकता है मॉनिटरी फायदा वो नहीं हो रहा आपके कर्म करने से जिसकी आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपका पर्सनैलिटी फायदा जरूर होगा। पर्सनैलिटी फायदा, ये जो 50% पर्सनैलिटी फायदा है, ये आपको बहुत दूर दूर तक लेकर जाता है। भले आज नहीं ले जाएगा, लेकिन वो आपके खाते में जुड़ता जाता है। तो कर्म से कभी घबराइए मत। अच्छा कर्म, अच्छी सोच, अच्छा काम, ये करते जाना चाहिए। ये प्रारब्ध को आपके जरूर बदलता है। ये जो लेक्चर है बहुत लंबा है, जो कि हम 7 दिन में लेते हैं, लेकिन आज हम 1 घंटे में इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। कर्म के बारे में हमने जाना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास इसके, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगी। और उसके बाद हम आएंगे, हम ये समझेंगे, प्रारब्ध के बाद हम ये समझेंगे कि सेल्फ क्या है। हमने जब पहले लाइन एक सर्कल बनाया था, उसमें बोला था कि सेल्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। हम अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तो आप ये जानिए, जानना जरूरी है कि हम क्या हैं। अरे हमें अपने बारे में नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा। हम भी तो एक कंप्यूटर की तरह है जिसके लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर को अगर आप ऐसे ही बटन दबाते जाए बिना नॉलेज के, तो क्या होगा, कुछ भी हासिल नहीं आएगा। तो उसी तरह से जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो अगर हम अपने आप की एनालिसिस करें तो हम अपने को 5 लेयर्स में बांट सकते हैं। एक है बॉडी लेयर, एक है माइंड लेयर, एक है इंटेलेक्ट लेयर, फिर सेल्फ, छिपा हुआ सेल्फ, और एक है सुप्रीम पावर। हाँ, ये सबको, 5 लेयर्स को मिला के हम बनते हैं, एक इंसान बनता है, एक दिव्य शक्ति पैदा होती है और इस दुनिया में आती है। और ये दिव्य शक्ति कैसे अपने को जानने के बाद अमेजिंग वर्क कर सकती है, ये आज हम जानेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बॉडी लेयर के बारे में जानते हैं। बॉडी लेयर, ये तो एक मंदिर है ना। अपना जो शरीर है वो एक मंदिर है जिसमें हम पूरी जिंदगी रहते हैं, सांस की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक। तो वो मंदिर सुंदर रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, और अपने को उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। अब आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, मुझे नहीं मालूम लग रहा, क्योंकि मेरा ये बोर्ड खुला हुआ है, इसलिए मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन आप अपने मन से पूछिए, क्या आप से एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप प्राणायाम करते हैं, क्या आपकी बुद्धि बढ़े उसके लिए आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, एक जगह पर फोकस करना। वो एक जगह क्या है, आपकी सांस। सिर्फ सांस पे फोकस करिए, सांस पे फोकस करिए, और आपका मेडिटेशन हो जाएगा 15 मिनट में। और जब आप ये करेंगे तो आपको अपनी बुक्स पे फोकस करना आएगा, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना आएगा, आपको अपने टारगेट्स पे फोकस करना आएगा। और ये टीचर्स और स्टूडेंट सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, सबको ये फोकस की आदत होनी चाहिए। तो बॉडी क्या है, बॉडी अपने को, ये जो बॉडी मिला है इसकी पूजा करना, इसको सुंदर रखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमें करना ही करना चाहिए। उसके बाद आता है माइंड। माइंड आप सबको मालूम है, हमारे पास एक माइंड है। जो माइंड का खास काम क्या होता है मालूम है, माइंड के एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी टिकता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि माइंड हमें ये बताता है कि हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, यानी कि हमारी इमोशंस को माइंड ने जैसा महसूस किया वैसे ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, अगर हमको माइंड पे वश नहीं है तो।
तो माइंड जहाँ ले जाके जाना चाहता है वहां लेके जाता है हमको। जैसे एक दिन बच्चे सब बैठे, मान लीजिए उन्होंने कहा ये चैप्टर आज पूरा कर लेंगे, कल को हमारा एग्जाम है, आज हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद पता चलता है अरे माइंड कह रहा है अरे चाय पी लो, या मिठाई आई थी कल घर में, वो थोड़ा सा खा के आता हूँ तब ज्यादा मन लगेगा। तो फिर हम मिठाई खाने चल देते हैं क्योंकि माइंड ने बोला है। माइंड तो एक जगह टिकने ही नहीं देता। अब माइंड ऐसा भी करता है कि वो हमें पास्ट में ले जाता है। हम बुक पूरा पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में एक टीवी चल रहा है जिसमें हम पिछले दिन की या पिछले साल की कोई घटना देख रहे हैं। हम अपने क्लासरूम को इमेजिन कर रहे हैं, या हम कहीं घूमने गए थे तो उसकी सारी पिक्चर हमारे आगे पढ़ रहे हैं। हम सामने सामने हमारी आंखें देख रही हैं कि हमारी बुक रखी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। तो ये माइंड का ही कारस्तानी है। ये माइंड को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हमेशा वो वाइल्ड एनिमल की तरह आपको इधर से उधर भटकाता रहेगा और आप एक सब स्टैंडर्ड आदमी बने रहेंगे। आप कभी भी वो सक्सेस की उस सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे जो आपका ड्रीम है। तो आपको बहुत जरूरी है माइंड को वश में रखना। और जैसा कि मैंने कहा, मेडिटेशन इज द ओनली थिंग जो माइंड को वश में करना सिखाता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट हमारी बुद्धि है। बुद्धि में विवेक होता है, विवेक होता है, वो अच्छे बुरे का ज्ञान हमको देती है। और ऐसा नहीं है कि ये विवेक हमारे अंदर ही है, ये जो हमारे अंदर की पावर है वो हमें बताती भी रहती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन माइंड उसकी बात नहीं सुनता है तो हम माइंड के भरोसे हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हमको विवेक के अंदर होना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए ज्यादातर, और बॉडी और माइंड को बुद्धि की बात सुननी चाहिए क्योंकि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इन तीनों में लड़ाई होती रहती है। कभी बॉडी कहता है अरे आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, कल मेरे को बहुत चलाया था मेरे पैर में दर्द हो गया, तो हम रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते। पर इंटेलेक्ट कहती भी है कि नहीं एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन हम नहीं करते। तो ऐसे ये जो तीन इक्विपमेंट है ना, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट, ये हमारे तीनों इक्विपमेंट है, ये हमारे सर्वेंट है, ये हमारे टूल्स है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे हैं और हमारे को उन पे वश होना चाहिए। और हमारा वश कैसे होगा? जब हम सेल्फ को समझेंगे। ये जो सेल्फ है ये क्या है? ये वो पावर है जो हमारे अंदर रहती है, ये वो प्राण शक्ति है जो हमारे अंदर रहती है, जिसको हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। और ये शक्ति, जैसे हम कहते हैं ना मेरे बाल, मेरी आंख, मेरा, वो मेरा क्या है? वो एक सटल चीज है, एक सटल पावर है, वो एक सटल एनर्जी है। और उसके साथ जब हमें रहने की आदत हो जाती है, ये सेल्फ को हम पहचानने लगते हैं, तो हम बहुत बड़े बॉस बन जाते हैं, हर जगह लीडर बन जाते हैं और वो लीडरशिप हमारे हमेशा काम आती है। तो बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट आपके टूल्स हैं, सेल्फ एक एनर्जी है, हाँ, और सुप्रीम पावर गॉड ये एक बड़ी एनर्जी है जो कि पूरे विश्व में फैली है, पूरे संसार में फैली है, कण कण में फैली है, जिसको हम गॉड कहें या सुप्रीम पावर कहें या एनर्जी कहें या नेचर कहें, हम कुछ भी नाम दे, भगवान को नाम देना हमारे अपने ऊपर है, हम किसी भी रूप में उसको देखें, लेकिन वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब हमको क्या करना है? सेल्फ, ये जो इन तीनों की मदद से हमको सेल्फ को पावरफुल बनाना है और उसमें इतने गुण लाने हैं, इस सेल्फ में हमें इतने गुण लाने हैं कि हम भगवान के बराबर हो जाए, हम उस ब्राह्मण के बराबर हो जाए और हम खुद को भी ब्राह्मण समझने लगे, यानी कि एकाकार हो जाए। और जब, बिलीव मी, जब आप अपने को ब्राह्मण समझते हैं ना तो कभी गलत बात नहीं करते, आप हमेशा सही रास्ते पे होते हैं, ट्रूथ आपका रास्ता बन जाता है, एक अच्छा मार्ग दर्शन आपकी आदत बन जाती है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमेशा ध्यान दो कि हम, हमारे अंदर ब्राह्मण है, हम खुद ब्राह्मण है और हमें ब्राह्मण बन के ही आज का दिन गुजारना है, हमें सब अच्छा ही अच्छा करना है, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दुनिया, अब
कुछ बातें हैं, चलो हम अपने ऊपर तो भरोसा कर लें, हम अपने ऊपर अपने सेल्फ रियलाइजेशन कर लें, पर दुनिया तो बड़ी बेकार है। दुनिया में तो कुछ भी ऐसा होता रहता है जो मुझे पसंद ही नहीं आता, है ना? तो दुनिया को भी हम 4 भागों में बांटेंगे। दुनिया क्या है? मटेरियल वर्ल्ड, वेजिटेबल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, पहाड़ आता है, नदियां आती हैं, ग्राउंड आता है, देश आते हैं, ये कभी बदलते नहीं है, ये सॉलिड होते हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, अगर आप किसी म्यूजियम में जाके एक पिक्चर भी देखें ना, कोई पुराने 1000 वर्ष पहले की, तो चट्टान वहीं होगी, पत्थर वहीं होगा, बड़ा बड़ा बोल्डर, नदियां उसी रास्ते से बह रही होंगी ज्यादातर, बहुत कम बदलती हैं नदियां भी रास्ता। तो मटेरियल वर्ल्ड में वो चीजें आती हैं जो बदलती नहीं है, हाँ, उनकी भी अपनी वैल्यू है। वेजिटेबल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत बदलने की और या अपने को सरवाइव करने की आदत होती है। जैसे अगर पानी नहीं दो तो 2-3 दिन तक पौधा ये कोशिश करता है कि वो जिंदा रहे, वो एटमॉस्फेयर में से नमी ले ले। इस तरह से थोड़ा सा फर्क आता है वेजिटेबल वर्ल्ड में। उसके बाद आता है एनिमल वर्ल्ड। अब एनिमल वर्ल्ड जो होता है वो ऐसे होता है कि उसमें कम्युनिटी की फीलिंग आ जाती है, साथ में रहने की, मिलने की आ जाती है, और साथ में एक दूसरे की हेल्प करने की आदत भी आ जाती है, हाँ। तो ये आपने देखा होगा कि कैसे एनिमल अपने अपने वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड ऐसा है जिसमें इन्यूमरेबल पावर है, यानी कि ऐसी पावर है कि वो चाहे तो देवता बन सकता है और चाहे तो डेविल बन सकता है। यानी कि ये एक ऐसी संरचना है भगवान की, नेचर की, कि हमको बहुत बड़ी कैपेसिटी दी है कुछ भी कर लेने की। तो हमारी जो नेचर है वो सेल्फ डिफाइंड नहीं है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है। हम क्या करना चाहते हैं वो सोचना पड़ता है, उसके लिए मनन करना पड़ता है। लेकिन जो एनिमल वर्ल्ड है वो, अगर वो शाकाहारी नहीं है तो वो कभी भी वो मांस मच्छी नहीं खाएंगे, तो वो फिक्स्ड होती है कुछ चीजें। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, हमें अच्छा बुरा जानकर अपनी दुनिया पैदा करनी है। अब एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हर इंसान में ये चारों क्वालिटीज होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन वर्ल्ड वाला है तो उसको वो देवता की तरह बिहेव करता है, नहीं, ये चारों क्वालिटी हमारे हर एक के अंदर होती है। और चारों क्वालिटी कभी कभी सरफेस भी करती है, कभी कभी हम बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड की तरह बात करते हैं, हम चेंज ही नहीं होना चाहते, हम दूसरे के अकॉर्डिंग चलना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने लिए अपनी बात मनाना चाहते हैं। कभी हम वेजिटेबल वर्ल्ड जैसे होते हैं, यानी कि सरवाइव करने के लिए लड़ते हैं। कभी हम एनिमल वर्ल्ड की तरह होते हैं, हम बहुत कम्युनिटी में रहना चाहते हैं। तो इस तरह के जो ये जो चारों दुनिया है, ये हम अपने साथ भी देख सकते हैं। अब आपको चुनना है, आप क्या बनना चाहते हो? आप ह्यूमन हो, लेकिन आप तीनों चारों दुनिया में से किस वर्ल्ड को बिलोंग करना चाहते हो? और वो दुनिया आपको अपने लिए खुद खुद पैदा करनी है, खुद वो सराउंडिंग पैदा करनी है, खुद वो अवेयरनेस के साथ रहना है कि हाँ, मेरे आसपास जो दुनिया है उसमें मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जहां मैं ब्राह्मण को साक्षी मानूं, ब्राह्मण की तरह बिहेव करूं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है जो आपको हर समय करनी पड़ेगी। अब वो कोशिश के लिए आपको ताकत चाहिए। अब यहाँ भी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, एक बड़ा सा डायमंड, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड होते हैं, उनको एक फ्रेंड बहुत गरीब था, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी, बहनों की शादी करनी थी, माँ बीमार थी, फादर चल बसे, तो जाते जाते उन्होंने उसको कहा कि ये कांच का टुकड़ा है, इसको तो हमेशा अपनी पॉकेट में रखना और तेरी मुश्किलें सारी आसान होती चली जाएंगी, ये तेरे काम आएगा। हाँ, ये कह के उनकी डेथ हो गई। अब वो हमेशा पॉकेट में तो रखता है, लेकिन वो कांच का टुकड़ा है, उसको पॉकेट में रखने से क्या हो जाएगा उसको पता नहीं। अब वो अपने एक फ्रेंड के पास बैठता है टेबल पर और कहता है, देख भाई तू मेरी मदद कर, मेरे को बहनों की शादी करनी है, उनको बड़े हो रहे हैं, वो मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ा पा रहा हूँ, तो अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है, तो तुम मेरी मदद करो, हम एक बिजनेस शुरू करेंगे।
तो वो फ्रेंड भी राजी हो जाता है, वो कहता है ठीक है। लेकिन उन लोग बहुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो पेपर देख रहे हैं, तब तक एक पेपर उड़ जाता है, तो वो उसको झुक के उठाने के लिए उठते हैं, तो वो टुकड़ा उसकी पॉकेट से निकल पड़ता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो दूसरा फ्रेंड पूछता है ये क्या है? वो कहता है टाइम वेस्ट मत कर, ये कांच का टुकड़ा है, मेरे फादर ने कहा था ये गुड लक है, मैं इसलिए हमेशा उसको साथ रखता हूँ। फिर वो काम में लग गए। लेकिन वो जो दूसरा दोस्त है, वो उसको फिर भी बेचैनी रही। उसने कहा कि नहीं, तू मेरे को ये टुकड़ा दिखा, मैं ये देखना चाहता हूँ। और उसने वो देखा, तो उसने कहा तुझे मालूम है ये क्या है? उसने कहा नहीं, कांच का टुकड़ा है। बोला नहीं, ये इतना बड़ा हीरा है जो तेरी फादर तुझे देकर गए हैं। आप ये सोचो कि उस मोमेंट में उस लड़के के अंदर कितना, क्या चेंज आया होगा, कितनी खुशी और कितना हिम्मत उसको आई होगी कि मेरे पास कुछ है ताकत, है ना? आएगी कि नहीं आएगी ना, सब बच्चे समझ रहे हैं ना? लेकिन आप सोचो, आपके अंदर तो हजारों हीरो के बराबर ताकत है। आप खुश क्यों नहीं होते? आप क्यों नहीं हमेशा हिम्मत रखते कि मैं 4 गुना काम करूंगा आज? आप क्यों नहीं अपने फादर मदर की मदद करते? आप ये समझ के रखो कि आपके पास जो एनर्जी है ना, उसका सिर्फ आप 10% यूज करते हो। इनडायरेक्ट एनर्जी है, जो कि जिसका रियलाइजेशन जब होने लगता है, तो आदमी कितने बड़े बड़े काम कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर है ये हीरा। सो आगे से हमेशा ध्यान रखना कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर है और आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हो। सोच लो अगर, तो वो टारगेट कर लो, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये जो होपफुलनेस है, उसको कभी अपनी जिंदगी से जाने मत देना। होप बहुत बड़ी एक धरोहर है जो भगवान ने आपको दी है और नेचर ने दी है। आप उसके साथ रहो और हिम्मत रखो। अब हम जानेंगे, ये एक छोटी सी विंडो है, छोटी सी विंडो है। आप सोचो कि आप इसके बाहर झांक रहे हो और सिर्फ इतनी छोटी है ये विंडो कि आपको, आप ही देख सकते हो उसको, हाँ? और आप इसके थ्रू एक 26 जनवरी की परेड देख रहे हो, हाँ? 26 जनवरी की परेड आती है ना, वो कैसे आती है? कोई सफेद रंग की आती है परेड, झांकियां जो आती हैं, कोई लाल रंग की आती है, कोई हरे रंग की आती है, और आप उनको देख रहे हो। जब तो हरे रंग की आए तो आप जोर जोर से हंसना शुरू कर दो, लाल रंग की आए तो आप रोना शुरू कर दो, सफेद रंग की आए तो आप जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दो। अगर ऐसा होगा और कोई दूर आपको देख रहा होगा, तो वो यही कहेगा ना, ये पागल आदमी है ना? कहेगा ना? यानी कि हमारी दुनिया में जब भी उसके रंग बदलते हैं, तभी हम कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कभी हम रोने लगते हैं, कभी हम चिंता करने लगते हैं, कभी। लेकिन आप ये सोचो ना कि जब आपको भगवान ने पैदा किया था, तो कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए थे कि ये दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आप चाहते हो। नहीं, दुनिया भगवान की है, दुनिया नेचर की है, उसमें हर तरह की चीजें आएंगी और उस पे आपका कोई वश नहीं है। सीधी बात है, उस पे आपका कोई भी वश नहीं है। वश सिर्फ आपकी अपने अपने ऊपर है, अपनी समझदारी पर है। अगर आप दुनिया के रंग देखते रहोगे, तो कभी भी हंसोगे नहीं, कभी भी आपको सुप्रीम हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सुप्रीम हैप्पीनेस क्या है? जहां आप हमेशा हमेशा खुश रहते हो, चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, तो भी आप उस जोन में चले जाते हो जहां आप कहते हो मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा। अब आप देखो ना, ये एक समझदारी की कमी है ना कि हम घड़ी घड़ी रोने लगे, घड़ी घड़ी गुस्सा होने लगे, घड़ी घड़ी हम अपनी कोशिशें छोड़ दें। अब एक छोटे बच्चे को मान लो आप एक स्वीट्स देते हो और एक 10,000 की गद्दी उसके सामने रखते हो पैसों की, तो वो क्या उठाएगा? छोटा बच्चा तो स्वीट्स उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझदारी ही नहीं है कि ये स्वीट्स के बदले अगर मैं पैसा उठाऊंगा तो मैं बहुत कुछ स्वीट्स खरीद सकता हूँ। तो अब आपको ये देखना है कि आप कितने समझदार बनते हो
और वो समझदारी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज से ही आती है। स्पिरिचुअल नॉलेज ही आपको ये बार बार याद दिलाएगी कि ऐसा भी होता है। दुनिया में हम आए हैं तो हम बीमारी, मौत, फेल होना, बहुत सब कुछ देखना पड़ेगा। और अगर आज की तारीख में कोई आपको कहे कि अरे चलो तुम दुनिया से बहुत परेशान हो, चलो आज तुमको मैं ऐसा जहर देता हूं कि तुम खा के मर जाओ, तो मरोगे क्या? नहीं ना, हम जिंदा रहना चाहते हैं। जिंदगी हमें सबसे प्यारी चीज है। तो जिंदगी इसीलिए प्यारी है कि ये दुनिया बहुत बहुरंगी है। इसमें ऊपर नीचे जब हम मेहनत से कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करते हैं तो हमारे अंदर एक स्किल आती है। हम एक गीली मिट्टी की तरह अगर कोई कप बनाते हैं तो पहला कप भले सुंदर ना बने, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम एक बहुत सुंदर बर्तन बना सकते हैं। तो हमारी जिंदगी भी एक बर्तन की तरह है। हम उसको तब तक सुंदर नहीं बना सकते जब तक भगवान हमें डिफिकल्ट पोजीशन से थ्रू ना ले जाए। यानी कि जिंदगी में मुश्किल आना जरूरी है। कोई बात नहीं, आ गई तो उससे हम सीख के चलेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो, तभी आप एक सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर और सुप्रीम हैप्पीनेस को पा पाओगे। अब हम आगे चलते हैं। ये है एक रास्ता। ये रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है। आप इमेजिन करो कि ये रास्ता रात में कितना अंधेरा होगा। अंधेरा होगा ना। अगर वो गुफा के साथ एक बड़ा सा 200 वॉट का बल्ब जला दे हम और बाकी सब अंधेरा छोड़ दे, तो कैसा रहेगा? नहीं, हम वहां से तो रास्ता पार कर लेंगे, लेकिन बाकी आगे जाके तो हमें प्रॉब्लम आएगी। हम 50 चीजों से टकराएंगे, हम पैदल चल ही नहीं पाएंगे शायद। लेकिन अगर हर जगह पर छोटे बल्ब लगे हुए हों तो हम कितनी आसानी से वो रास्ता पार कर लेंगे। तो ये हमें सिखाता है इक्वानिमिटी, यानी कि मुश्किल हो या खुशी का मौका हो, ना तो खुशी में इतने खुश हो जाओ कि आपको उस सिचुएशन से पीछे आना अच्छा ना लगे, और ना ही दुख से इतने दुखी हो जाओ कि आप सुख को पूरी तरह भूल जाओ। इक्वानिमिटी, समता भाव प्रैक्टिस से आता है, और इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी सीख मिलती है विपश्यना से। अगर आप कभी लाइफ में विपश्यना जा पाओ, टीचर्स हैं वो अगर विपश्यना जा सकें, तो उससे बड़ी नॉलेज, उससे बड़ा सपोर्ट, उससे बड़ा सहारा आपके अपने जीवन के लिए कोई हो ही नहीं सकता, और उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको कहीं आ ही नहीं सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वो जरूर विपश्यना करो। आगे है, हम सिर्फ 10% अपनी लाइफ का जीते हैं। यानी कि आप नोटिस करो कि हम प्रेजेंट में कभी रहते ही नहीं है। ज्यादातर हम या तो पास्ट की बातें सोचते हैं या फ्यूचर के ड्रीम्स में खो जाते हैं। आप टीवी भी देख रहे हो ना, कभी आपको न्यूज देख रहे हो तो आप नोटिस करना कि थोड़े दिन में आपका माइंड आपको पास्ट की किसी और घटना की तरफ ले जाता है, एंड सडनली यू रियलाइज कि अरे मैंने तो खबर सुनी नहीं, मैंने तो न्यूज ही नहीं सुनी। तो ये एक जो आदत होती है माइंड की, उसको भी क्रॉस करने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले ये रियलाइजेशन चाहिए कि मेरे अंदर 100% एनर्जी से काम करने की क्षमता पैदा करनी है। और वो क्षमता आप तभी पैदा कर सकते हैं जब आप टाइम के लिए कॉन्शियस हो। टाइम की कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, टाइम का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और इस टाइम को आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये भी भाग रहा है। तो टाइम को पकड़ने का एक तरीका होता है कि आप पहले दिन रात को सोने से पहले अपने अगले दिन को सेट कर लो कि मैं ये करूंगा। आजकल तो फोन पे आप टाइम टेबल सेट कर सकते हो। जब आप स्कूल में जाते हो तो टीचर सबसे पहले आपको टाइम टेबल बताती है, टाइम टेबल बनाना बताती है। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हो, आप वो टाइम टेबल तो छोड़ देते हो, आप मनचाहा काम करते हो। और मनचाहा काम कभी भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सिखा सकता। इसलिए आप
रात को जब सोते हो तो आप पूरा लाइन से लिखो कि आप क्या क्या काम करोगे और उसके आगे टाइम भी लिखो, इस काम में मुझे कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप टाइम के लिए अवेयर नहीं रहते तब तक आप अनयूजुअल पर्सनैलिटी बन ही नहीं सकते। तो आपको तो बहुत आगे जाना है, आपके ऊपर पूरे के पूरे देश का भविष्य है और एक स्टूडेंट का योगदान होना चाहिए। और वो योगदान पहले इसी तरह से होगा जब आप अपनी ये 10% लाइफ को 100% तक नहीं भी लेके जाए अपनी कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, आप 50% तक तो कोशिश करिए। और वो टाइम मैनेजमेंट से होता है। मुश्किल से मुश्किल काम भी क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट पॉजिटिव फोर्स आपके अंदर है। जैसे आप जब सोते हो तो वो इनडायरेक्ट पावर आपको हेल्प करती है आइडियाज लाने के लिए। आपने देखा होगा कभी आपको सुबह सुबह कहीं ट्रैवल करने जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो आप अलार्म लगा भी दो, उससे पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। वो कौन सी ताकत है जो आपको जगा देती है? आप विश्वास करो कि आपके अंदर एक दिव्य पावर है जो हमेशा काम करती है। अगर आप शाम को उस पावर के साथ मिलके कह दोगे कि मुझे कल को ये काम करने हैं, तो वो जरूर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि रात को सोते सोते आपको आइडियाज जनरेट होंगे। आप इस अपने अंदर की संरचना को जानो। बहुत बड़ी एक संरचना है जो भगवान ने हमें हमारे रूप में पैदा की है, और उसके ऊपर विश्वास करना, उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो यूनिवर्स में जो ब्रह्मन है वो भी आपका साथ देने लगता है। तो वो उस पे विश्वास करना सीखो। अब हमारा टाइम किस पे वेस्ट होता है? हमारा टाइम गुस्से में वेस्ट होता है, हमारा टाइम एंजाइटी में वेस्ट होता है, हमारा टाइम डर में वेस्ट होता है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो हम फोकस नहीं करते, उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। अभी आप गुस्सा करते हो तो देखो ना क्या होता है। अभी आप ये सामने जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें स्टोव जल रहा है, उसके अंदर आग जल रही है, उसके ऊपर एक पतीला है, आप उसमें पानी गर्म करने के लिए रखते हैं कि चलो मैं आई के लिए चाय बना दूं। तो आप बोलो कि सबसे पहले क्या गर्म होगा? बहुत से लोग मेरे को कहेंगे सबसे पहले पानी के पहले पतीला गर्म होगा, है ना? आप लोग यही कहेंगे ना, पतीला गर्म होगा। लेकिन मैं कहूंगी कि उससे पहले स्टोव का नोजल गर्म होगा, उससे पहले वो आग गर्म होगी जो कि नोजल को भी गर्म कर रही है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या गर्म हुआ? वो आग। और गुस्से की आग अगर आपने अपने अंदर जलाई है तो क्या गर्म हुआ? आप जले, आप पूरे के पूरे भस्म हो गए। तो गुस्से को ओवर पावरिंग नहीं करना। गुस्सा आपको एक रास्ते तक ले जा सकता है, ऐसा गुस्सा जिसमें आप फौरन से अपने गुस्से को पहचान के उस जोन में चले जाएं जहां आप ये कहें कि अच्छा चलो, ये प्रॉब्लम आई, ये आदमी ने मुझे ये कहा, मैं इसको कैसे समझाऊं कि आगे से वो ऐसी बातें नहीं करे। आप ये सबके ऊपर ट्राई कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जोन में जाना। गुस्से में एकदम ऐसा सोचना कि अब मैं इससे कैसे बदला लूं, उसके बदले आप ऑप्शन जोन में जाइए। खुद तो शांत रहिए ही, साथ में ये सोचिए कि क्या मैं करूं कि ये स्थिति दोबारा नहीं आए। तो आपको देखिए कि आपकी अपनी पर्सनालिटी बदलने लगेगी, आपके पास लोग बाग राय मशवरा लेने आने लगेंगे। तो इतनी बड़ी शक्ति है आपके अंदर, अगर आप सिर्फ रियलाइज कर लें। अब हम ये एक वो देते हैं, इसमें एक लाइन है जिसमें मैंने बताया है एक्शन एंड रिएक्शन। ये देखिए, एक्शन और रिएक्शन, जब हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन होता है जिससे हम रिएक्ट करते हैं, है ना? हम सूरज निकलता है तो हम उठ जाते हैं, कोई घर में आवाज देता है तो वो एक्शन हुआ, हम उसकी आवाज का जवाब देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो एक्शन होते हैं वो हमारे अंदर एक रेलगाड़ी की तरह जाते हैं, और उनके स्टेशंस कौन कौन से हैं? 5 सेंसेस। सबसे पहले हमें पता चलता है 5 सेंसेस से।
है ना। हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सबसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 सेंसेस के ऊपर ही रिएक्ट कर देते हैं। आपने किसी शराबी को देखा है? उसको अगर तुम झंझोड़ के जगाओ तो वो तुम्हें ही झंझोड़ देगा। वो क्या हुआ? उसको 5 सेंसेस से पता चला किसी ने मेरे को उठाया और उसने तुमको रिएक्ट कर दिया। लेकिन कुछ लोग का ये जो सेंस में जो इंफॉर्मेशन आती है वो माइंड तक लेकर जाते हैं। माइंड क्या कहता है? ये मुझे अच्छा लगा या खराब लगा, है ना। माइंड का वही काम है, उन्हीं इमोशंस को क्रिएट करता है वो। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चाय एक पानी का ग्लास लेकर आए, वो मैंने एक टेबल के बाजू में रख दिया, ठीक है। अभी टेबल के बाजू में अगर रखा है तो वो थोड़ा सा धक्का लगा, वो गिर गया। अभी मैं सर्वेंट से गुस्सा हो सकती हूँ क्योंकि उसका टूटने से मुझे दुख हुआ, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो ग्लास बहुत गंदा सा था और मैं चाहती थी कि वो हटा दो, मैं अपने घर में भी बोल रही थी उसको हटा दो, वो टूट गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह से माइंड की एनालिसिस करना सीखो कि अच्छा लगा उसको या गलत लगा, वो तो वो बताएगा। लेकिन आप माइंड के ऊपर रिएक्ट मत करो, आप उसको इंटेलेक्ट में डालो। क्या अच्छा हुआ, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये आपका विवेक आपको बताता है। हाँ? तो आपने तीसरी सीढ़ी पर जाकर उस इंफॉर्मेशन को डाला, तो जो जवाब मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अक्लमंदी का मिलेगा। लेकिन हमारा एक और लेवल है, वो है सेंसेस का लेवल। सेंसेशंस, हमारे अंदर कुछ सेंसेशंस पैदा होती हैं, हमारे शरीर में कुछ सेंसेशंस पैदा होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मदर है जो बाहर काम करने जाती है? वो अपने बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, सब कुछ है। लेकिन एक दिन वो रियलाइज करती है कि उसके बच्चे का एग्जाम आने वाला है, और जब वो पढ़ाने के लिए उसको बैठती है तो वो सोचती है कि अरे 1 हफ्ते से मैंने इसको देखा नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत बर्डन था काम का, लेकिन मैंने इसको पढ़ने के लिए बैठाया था। लेकिन शी रियलाइजेस कि उसने तो पढ़ाई की नहीं, उसको तो ज्यादा कुछ आता नहीं, और 2 दिन के बाद तो उसकी एग्जाम है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, हाँ? और वो चटाक से एक चांटा मारती है उस छोटे बच्चे को और उसको रिक्शा में डाल के स्कूल तो भेज देती है। हाँ, गुस्सा तो उसको आता है। अब आप कभी कभी कहोगे कि नहीं उसने ठीक किया था, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पर अगर आप सोचो तो उसका गुस्सा जायज था, है ना। वो बच्चे को बता रही थी कि तुम पढ़ने बैठ जाओ, उसने रिवीजन भी पहले कराया था उसका, लेकिन आज की तारीख में वो सब कुछ भूल गया, तो उसको गुस्सा आया तो ठीक हुआ। लेकिन जब वो अपने काम पे गई तो उसको उसको ये याद आया कि मेरे बच्चे को मैंने सुबह सुबह एक चांटा लगाया, वो उदास हुआ, वो रिक्शा में बैठा लेकिन वो खुश नहीं था। तो एक माँ कैसे होती है, उसको ध्यान कब आया, जब वो थोड़ी शांत हुई, जब उसने क्या देखा, अपने सेंसेस को देखा, सेंसेशंस को देखा कि उसके अंदर अच्छी सेंसेशंस नहीं है। भले उसने एक अच्छा ठीक काम किया हो, लेकिन सेंसेशंस उसको बता रही हैं कि नहीं, तुम और गहरा सोच सकती थी, तुम ये सोच सकती थी कि तुमने 1 हफ्ते से बच्चे को देखा नहीं, उसकी वजह से वो छोटा बच्चा भूल गया। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आपको आएंगी जब आपने आपका माइंड कहेगा कि आपने ठीक किया, लेकिन आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। जब आप उन सेंसेशंस के साथ कोई भी निर्णय लेते हो तो वो रिएक्शन सबसे सुंदर होता है, सबसे सुंदर होता है। लेकिन ऐसे रिएक्शन को के पहुंचने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आज हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे, रोटरी रिवरसाइड के तरफ से ये संदेश देना चाहेंगे कि आपको ये अमूल्य जिंदगी मिली है, आपको ये टीचर्स का साथ मिला है, आप कितने भाग्यवान हैं कि आपको माँ बाप बड़ी मुश्किल से पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए कपड़े लाके दे रहे हैं। आपकी टीचर्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जहां हम हैं वहां से आगे जाना है, हमको कहीं रुकना नहीं है। और उस सब के लिए आप क्लास में, अपनी क्लास में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहें,
इस सेशन के आधार पर कुछ अवेयरनेस के लिए आप बच्चों के को कुछ मॉरल क्लास लेना चाहें तो प्लीज लीजिए, क्योंकि अपनी सराउंडिंग के लिए अवेयर होना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए गुस्सा दिखाना नहीं, एक्सेप्ट करके एक ऐसे मोड पे आना जहां हम ये सोच सकें कि ऐसी स्थिति में क्या अच्छा रहेगा, क्या बेस्ट होगा कि मैं भी बढ़ूं, मेरे स्कूल का भी नाम हो और मेरा देश भी आगे बढ़े। सो इस संदेश के साथ नमस्कार, ये एंड हुआ। नाउ आई वांट कर्नल मिश्रा टू टेक ओवर। Thank you, Niruji. Speechless, I must say. I would request Rotarian Prerna to moderate the session. If somebody has some questions, over to Prerna. Thank you very much, Colonel. Neeruji, excellent session. I'm sure all of us have been really enlightened by this. Any questions? Anyone for Neeruji? Anyone? Neeruji, I think you've let everyone, think and really understand what you're saying. People are still quite influenced by what you've said and they're still thinking it over. मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन के, बट स्टिल इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, दे वांट टू टॉक टू मी, दे कैन कॉन्टेक्ट यू एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ गाइडलाइन। हमारा आपको मालूम है हम हैप्पी स्कूल करते हैं, और हैप्पी स्कूल करते हैं तो हमारा एक कमिटमेंट होता है टीचर्स से भी और स्टूडेंट से भी कि उनकी हर परेशानी को हम समझें। तो वो कभी भी आपको कांटेक्ट करें तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। Thank you so much for that. Thank you. Colonel, I think back to you. Yeah, thank you very much, Niruji. आपको जितना प्रेरणा बोल रहे हैं या जितना हम बोल रहे हैं, हमारी ख्याल से ऐसे ही सबके मन में होगा कि आपको सुनने के बाद आपके बारे में कितना भी बोले वो शब्द कम पड़ेंगे। आपने इस तरीके से इसकी प्रस्तुति करी, और एक्चुअली जितनी देर आप बोलते रहे उतनी देर हम किसी दूसरी दुनिया में ही रहे। हम आपके साथ किसी दूसरी दुनिया में ही चले गए थे, दूसरे माइंडसेट में ही चले गए थे, और वही आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं अब अपने रोटरी क्लब पुणे रिवर साइड के प्रेसिडेंट इलेक्ट रोटेरियन राकेश जी को इनवाइट करूंगा कि नीरू जी को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स कहें। सो ओवर टू राकेश। म्यूटेड, यू आर म्यूटेड। राकेश जी आप म्यूट पर है। राकेश जी आप म्यूट पर है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। राकेश जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, अभी हुआ। जी, इनफैक्ट आई वाज अनेबल टू अनम्यूट माई सेल्फ। प्रेरणा जी ने सबको म्यूट किया हुआ था। अच्छा। नो राइट विद मी टू अनम्यूट माई सेल्फ। ओके, Just done. सो नीरू जी, मतलब मैं क्या बोलूं आपके लिए, द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस, इट इज अमेजिंग। आई विल टेल यू, द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड हैव healthy body. That is the key to what you do whole day. If you are having unhealthy body, your mind will react very sharply, and that is always knee-jerk reactions are always bad. And when you have healthy, positive mind, you will try to help everybody. Neeru ji is one of the staunch Rotarians. आप जितना help करते हैं लोगों को, the way you have taken up the projects, helping poor children, then distributing blankets, caring about environment, care for air, and so many such projects. Not only you, Anil ji, along with you, it is the entire family. I'll say that you are doing such a wonderful service to the society that this is uncomparable. You are unique, Neeruji, that's what I can say. Now coming to what you said, that is too good.
And I feel if the children, they start following your advice right from now, they can be great citizens. In fact, in their own area, they can excel without taking support of anybody, because they will be having such a sharp brain that they can overcome all the hurdles. Now, this is what is key to success. And for that, a disciplined approach, disciplined lifestyle, listening to others, not reacting immediately, giving and taking solutions is must. And this is what it is. Your story कि सबकी जेब में हीरा है, अब उसको पहचानने की जरूरत है. हमारे ancestors ने हमारे को बहुत कुछ दिया है. We have to just polish it and take it forward. Especially Indian culture, Indian civilization. This has got great values, and even the yoga that comes from there only, which is being practiced by the entire world today. And Neeruji, you have been great. And at this age also, you get up so early in the morning, every off and on, you keep on taking the sessions. It's a regular, I'll say, part of your life, which is creating a lot of value to everybody in the society, whosoever gets closer to you, and your company gives them such an enlightenment that I cannot explain in such a small time. I have followed you very closely. I have been associated with you on blanket project. The way you explain the things, that why these blankets are important, that is must. Maybe you distribute 100 blankets and one only is using it, but that one is making huge change in the environment. And this is how, if we keep on practicing, then the results are bound to come. And as you rightly said, that there is solution to every problem. There is a way how to surpass the hurdle. It is only that we have to concentrate, we have to meditate. Vipassana is excellent advice given by you, which will give lot of encouragement, and it will show path to so many people, and especially children who start, if they start practicing it right from now. And teachers, I'll say that please follow this advice. This will not only help you, but the entire community that is being, I'll say, actually being serviced by you, and who are being grown under your guidance. They will have such wonderful social and crowd, that I'll say, which will give lot of new innovations to this society. So Neeruji, I'll again say that it is too small a time to explain about your services being offered to the society. And I can only say that this was a great enlightenment. And if one can connect oneself, then he will connect with God. And ब्रह्म हमारे अंदर ही है. जो आपने कहा, इस ब्रह्म से कैसे जुड़ना है, वो रास्ता आपने दिखाया. अब ये हम सब के ऊपर है कि हम उसको कैसे फॉलो करते हैं और कैसे उसको आगे लेके जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन. एंड जो आपने गाइडेंस दिया, I feel each one of us will have a lot of good things coming our way in future if we keep on following this. Thank you so much, and thank you, Colonel Sir, for giving me this opportunity. Neeruji is a great personality, and she has been very, very kind and helpful to everybody. And because of her, this Rotary objectives are being followed so meticulously. Hats off to both Anilji and Neeruji. Thank you very much, Neeruji, for sparing your valuable time and giving us this guidance. Thank you, Rakesh bhai, and thank you for taking out time and extending formal vote of thanks. इसके पहले कि मैं नीरू जी को फाइनली प्रणाम करूं, उनका आशीर्वाद लूं, उनको ग्रैंड सैल्यूट करूं, मैं आज जो ज्वाइन किए हुए हैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, स्टूडेंट, फेलो रोटेरियंस और सभी लेडीज एंड जेंट्स का मैं हृदय से
धन्यवाद करना चाहता हूँ, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज इस सेशन को ज्वाइन किया। नीरू जी ने जो शिक्षा जो दीक्षा दी, मैं तो शिक्षा नहीं कहूँगा, ये दीक्षा है, दीक्षा दी, उसको आप सबने ग्रहण किया। सो बहुत-बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आगे भी जुड़ते रहें। नीरू जी, आपके बारे में क्या कहें? मतलब सारे सब छोटे पड़ जाते हैं। हम तो वही कहेंगे जो हमारे दिल में आता है कि यू आर रियली गॉड मदर ऑफ सो मेनी, नॉट वन। एक शब्द में अगर मैं कहूँ, डिवाइन, मोस्ट डिवाइन पर्सन, most energetic, enthusiastic, and taking the things, the word which has been mentioned in your introduction by Kiran, that is giving is living. I think whole Goel family is practicing giving is living. People have lot of money, but they don't have the दिल नहीं है उनके पास। आपके पास दिल भी है, आपके पास ऊर्जा भी है, और ईश्वर ने आपको बहुत सक्षम बनाया है। जैसा ब्यूटी एंड ब्रेन, यू आर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन। सो ईश्वर आपकी उम्र को, आपके परिवार के सब लोगों को दीर्घायु करे, आप अच्छे से रहें, और हम सबको अपना ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, और फिर आपके साथ हम संजीवनी में जुड़ेंगे इसी टाइम के ऊपर। मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। कि मेरे को भगवान ने सबसे बड़ी गिफ्ट जो दी है वो ये है कि मेरे बच्चों का भी एटीट्यूड चैरिटी का है, सोशल वर्क का है। अनिल और हम इन्वॉल्व हैं, और वो आगे बढ़ रहा है हमारे बच्चों के रूप में, और मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा तसल्ली की बात है, और वही बिल्कुल मेरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सबके लिए साधुवाद, सबके लिए धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और अब आपकी हम इजाजत चाहते हैं मीटिंग को एंड करने के लिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपनी लाइफ में, और योग का जो प्रयोग है, जिस तरीके से नीरू जी ने आज समझाया है, उसका उपयोग करें, शायद इवोल्यूशन टुवर्ड्स हायर वो अचीव होगा। नीरू जी, have I permission to end the meeting now? With your permission, I would like to end the meeting. Rakesh bhai, thank you very much everyone, and once again, good morning, have a